बच्चों, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में अध्याय 9 वैश्वीकरण को हम आज पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण है क्या? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य व्यापार और व्यवसाय को राज्य की सीमा के बाहर तक विस्तृत करना होता है। इसका लक्ष्य परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर वैश्विक इकाई या वैश्विक ग्राम की स्थापना करना है। वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक समग्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इकाई में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। और वैश्वीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग का श्रेय विख्यात अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1983 में प्रकाशित अपने एक आलेख ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स के इस शब्द का प्रयोग किया था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि लेविट से पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लेविट को इस शब्द को लोकप्रिय और चर्चित बनाने तथा इसके विधिवत विश्लेषण का श्रेय भी दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो वैश्वीकरण समकालीन विश्व समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें संपूर्ण विश्व सुकड़कर एक वैश्विक ग्राम में परिवर्तित हो गया और एक इकाई के रूप में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अब अलग नहीं है। क्या है कि प्रत्येक विश्व क्या हो गया? एक ग्राम में परिवर्तित हो गया, जिसमें अब एक इकाई के रूप में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से अलग नहीं है वरन घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह घनिष्ठ संबंध जीवन के अनेक क्षेत्रों जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, संचार और राजनीतिक आदि में सहजता से देखा जा सकता है। वैश्वीकरण का आशय है कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचार का स्वतंत्र प्रवाह यानी बेरोक-टोक एक दूसरे देश से दूसरे देश में पहुंचना। इसे राज्यों के बीच आपसी जुड़ाव अथवा एक दूसरे पर निर्भरता भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं वैश्वीकरण के कुछ 4 घटक कौन कौन से हैं। तो ये पहला घटक विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह। विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में बिना रोके टोके अपने उत्पाद बेच सकती हैं और भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने उत्पादन बेच सकती हैं। फिर राष्ट्रों के बीच सेवाओं तथा व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन या आना जाना। फिर तीसरा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का प्रवाह, अर्थात एक देश से के पूंजीपति दूसरे देश में पूंजी निवेश कर सकते हैं। फिर चौथा है विचारों और संस्कृति का प्रवाह। ये प्रवाह हमें बताते हैं कि पूंजी अथवा वित्त प्रौद्योगिकी की कोई राष्ट्रीय पहचान ही नहीं होती, क्योंकि आज प्रबंध और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण हो गया, अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। इसलिए प्रबंधक यानी पूंजीपति विदेशों में बेरोक टोक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और है वैश्वीकरण की कुछ परिभाषाएं। क्या है? परिभाषाएं। वैश्वीकरण की परिभाषा। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसने व्यक्तियों, कंपनियों और राष्ट्रीय राज्यों के लिए यह सुलभ बना दिया कि वे बहुत शीघ्र और तेजी से तथा बड़े सस्ते में सारी दुनिया के साथ संपर्क साध सके। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है फ्रीडमैन ने। अब
का आशय है कि विश्व का सुपूर्ण और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना है। यह परिभाषा किसने दी है? रोलैंड रॉबर्टसन ने। रोलैंड रॉबर्टसन ने यह परिभाषा दी है। तीसरी परिभाषा की सरल शब्दों में वैश्वीकरण का आशय है विश्वव्यापी अंतर संबंधों का व्यापक और गहरा और तीव्र होना है। यह परिभाषा किसने दी है? डेविड हेल ने यह परिभाषा दी है कि वैश्वीकरण का आशय विश्वव्यापी अंतर संबंधों का व्यापक, गहरा और तीव्र होना है। अब हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण के क्या कारण हैं। तो वैश्वीकरण कोई नई वस्तु नहीं है, इसका नाम अवश्य नया है। सदियों से राष्ट्रों में वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों का आवागमन होता रहा है और वैश्वीकरण तो पहले के युगों में भी रहा होगा, लेकिन आज का वैश्वीकरण अभूतपूर्व है। बाजारों, संस्कृतियों, लोगों और राज्यों का इतनी बढ़ती मात्रा में जुड़ाव कभी देखने को नहीं भी मिला है। तो देखते हैं कि मुख्य रूप से वैश्वीकरण के क्या कारण है। तो पहला है प्रौद्योगिकी का विकास। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी का आशातीत विकास हुआ, जैसे कि ईमेल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया आदि के विकास के कारण अब देश एक देश से दूसरे के बहुत निकट आ गए और सन 1980 में लगभग 10 लाख लोग सीमाओं के पार प्रतिवर्ष जाते थे, जो कि सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई। इसी प्रकार 1980 में गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओ की संख्या 2500 थी, वहीं 2000 सन में यह संख्या बढ़कर डबल हो गई, 5500 हो गई। फिर इसका दूसरा कारण है उदारीकरण और निजीकरण। 1980 में राज्यों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई और उदारीकरण के अंतर्गत उद्योगपतियों को किसी भी उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति दी गई। केंद्रीय महत्व में केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को उद्योगपतियों के लिए खोल दिया गया और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। 1980 के बाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी राज्यों के ऊपर ये दबाव बनाने लगी कि वे अपने दरवाजे निवेश और विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दें, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के अनेक देशों ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। फिर है इसका तीसरा, उत्पादन का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो सन 1980 में उत्पादन का वैश्वीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1980 में उत्पादन का वैश्वीकरण हुआ था, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में थी और इन निगमों ने अपना उत्पादन आधार उन विकासशील देशों को स्थानांतरित कर दिया गया था जहां माल और सेवाओं का घरेलू बाजार चढ़ रहा था और सस्ते श्रम के कारण उत्पादन की लागत कम थी। इस औद्योगिकी वैश्वीकरण के कारण एक विश्व व्यापार बना, जिससे उपभोक्ताओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कई किस्म के विदेशी उत्पाद आसानी से उपलब्ध होने लगे। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार सामग्री और बने हुए माल का आवागमन होने लगा। नए वैश्विक बिजनेस मार्केट में टिकने के लिए जरूरी हो गया। व्यापारिक प्रतिष्ठान लगातार अपने उत्पादन में उन्नयन लाते रहे। अब है राज्यों का आपसी जुड़ाव। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया कि संचार क्रांति के चलते विश्व के राज्य एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए थे। अब है वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव।
वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम या प्रभाव। पहला है आर्थिक प्रभाव या आयाम। तो वैश्वीकरण के युग में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो रहा। विदेशी कंपनियां बिना किसी अवरोध के अपना सामान और सेवाएं एक दूसरे देशों में बेच रहे थे। वैश्वीकरण के कारण दूसरे देश में पूंजी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा था। ये तीनों संस्थाएं वैश्वीकरण को लागू करने का कार्य करती रही और 1990 में वित्तीय पूंजी का वैश्वीकरण हुआ, जिसके तहत वैश्वीकरण की अवधारणा का तेजी से प्रसार हुआ। इस समय विश्वव्यापी वित्तीय और मुद्रा बाजारों की स्थापना हुई, जिनमें 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियां संपन्न होने लगी। वाणिज्यिक और निवेश के स्तरों का अधिक विस्तार हो गया और 21वीं सदी के शुरुआती सालों में नित्य प्रति होने वाला मुद्रा व्यापार $1.5 बिलियन तक पहुंच गया। बाजारों की आत्मनिर्भरता इस तरह बढ़ गई कि एक बाजार में होने वाली हलचल दूसरे बाजारों में उतार चढ़ाव का कारण बनने लगी। अब है दूसरा राजनीतिक प्रभाव या आयाम। तो विद्वानों का मानना है कि यदि वैश्वीकरण का सफर इसी तरह चलता रहा तो राज्य नामक संस्था वैसी नहीं रह जाएगी जैसी कि 30-40 वर्ष पहले थी और वैश्वीकरण में राज्य की भूमिका एक समन्वय की तरह रह जाती। वैश्वीकरण के समर्थक विश्व सरकार बनाने की कल्पना करते रहे ताकि सरकारों के बीच संबंधों और वैश्वीकरण के कारण आवश्यक हुए नए अधिकारों को भी नियमित किया जा सके और ऐसी सरकार व्यवहार में नहीं बन पाई, इसलिए यह जिम्मेदारी अप्रोक्ष रूप से अमेरिका ने शुरू कर दी। कॉर्पोरेट कानूनों, पेटेंट और विश्व व्यापार समझौते के रूप में वैश्विक मानक तय हुए, जिन पर अमल के लिए मजबूर करने का दायित्व अमेरिका और उसकी चौधराहट में बने संगठन उठा रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना भी की गई और वैश्विक प्रशासनिक कानूनों का उदय हुआ। वैश्विक मानकों और नियम कानूनों के बढ़ते दबाव ने राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता को कमजोर कर दिया। अब है सांस्कृतिक प्रभाव या आयाम। तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव और आयाम भी है। सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण ने पश्चिमी, विशेष रूप से अमेरिकी संस्कृति के लिए का रास्ता खोला। वैश्वीकरण से पश्चिम के पूंजीवाद आदर्शों, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्वीकरण ने पश्चिमी के सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ा दिया, जिसे हम सांस्कृतिकवाद, साम्राज्यवाद कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और यात्रा मामले बहुत बढ़े। एक वैश्विक पॉप संस्कृति का उदय हुआ, जिसे न्यू मीडिया की प्रमुख साबित हुई। बहुराष्ट्रीय निगमों में वैश्विक संस्कृति को उपभोक्ता क्रांति से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया। विज्ञापन में प्रदर्शित वस्तुओं और उनको प्राप्त करने की कामनाएं चेतना पर हावी हो गई। बाजार में सांस्कृतिक वस्तु को बनाकर मुनाफे के स्रोत के रूप में बदल दिए गए। बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आपकी किताब में भी ये दिए हैं, अच्छे से नोट करेंगे और पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास भी होना है।